Welcome friends, myself Niyaz Hassan Kazmi, lecturer Electronics Engineering, Government Polytechnic Lucknow। हम लोगों ने माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का रडार सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कुछ टॉपिक कवर किए थे एप्लीकेशन तक, और फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो रडार इक्वेशन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया, कितने टाइप्स के रडार होते हैं उसके बारे में बताया, उसका टिपिकल ब्लॉक डायग्राम क्या है उसको हमने डिस्कस किया, और फिर कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं वो हमने डिस्कस किया रडार सिस्टम का। अब हम डिस्कस करेंगे कि रडार इक्वेशन क्या है, कि जो एक इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम रेंज, मैक्सिमम रेंज पल्स का जो है वो कितना ट्रैवल करेगा उसको भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसा आपको पता है कि रडार का मतलब है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कि हमारा टारगेट को डिटेक्ट करना है और उसके रेंज को पता करना है विद द हेल्प ऑफ द रेडियो वेव्स। अब हमने ये भी बताया था कि हमारे पास दो टाइप के जो है वो रडार अवेलेबल थे। एक हमारे पास कंटिन्यूअस, जिसको हम बाई स्टैटिक जो है रडार बोलते थे, और एक पल्स जो है वो रडार, जिसको हम जो है वो मोनोस्टैटिक रडार बोलते थे। पल्स रडार और मोनोस्टैटिक हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूँकि टारगेट का अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो कि हमारा ये रडार है और इस रडार से हमारा एक सिग्नल जो है पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया गया। अब ये ट्रांसमिट पल्स जो है वो हमारे टारगेट को हिट करेगा। हिट करने के बाद हमारा एक रिटर्न सिग्नल जो है इको के फॉर्म में फिर जनरेट होगा और वो हमारा एंटीना पे रिसीव होगा। अब अगर हमको ये पता करना हो कि हमारा कितना, अगर हम सिर्फ सारी चीज़ें कंडीशंस को छोड़ दें तो आइडियल केस में अगर हमको कैलकुलेट करना हो कि हमारा टारगेट कितने डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल अगर हमारा टाइम t1 पे ट्रांसमिट होकर के यहाँ पे टाइम t2 से हिट होने के बाद हमारा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और टोटल जाने और आने में सिग्नल को टोटल टाइम डिले हमारा जो है वो लग रहा है, दैट इज़ t डिले सिग्नल को रिसीव होने में, तो हम इसका जो है वो रेंज पता कर पाते हैं कि हमारा एंटीना से कितने हाइट पे या कितने डिस्टेंस पे, कितनी रेंज पे हमारा टारगेट या फ्लाइट या जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी हमारी बॉडी है वो कितना रेंज है उसका। तो यहाँ पे आपको पता है कि चूँकि R इज़ इक्वल्स टू सी टी डिले बाई टू इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा चूँकि टाइम डिले जो है वो हमारा आने और जाने दोनों का समय, इसलिए उसका हाफ़ करेंगे तो हमारा एक तरफ का टाइम हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा टाइम लगा। तो इस तरीके से हमें c और t हमको पता चल जाता है। c इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, चूँकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी ट्रांसमिट हो रही है उसकी स्पीड हमारी लाइट की स्पीड के बराबर होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो रडार है और ये टारगेट जिसको हमको हिट कर रहा है, और उसके बाद टोटल रेंज r है। और अगर हमारी यहाँ पे जो हमने इस td को tr से बताया, tr इज़ नथिंग बट द राउंड ट्रिप टाइम, जाने और आने का टाइम मिला करके, दैट इज़ कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। तो अगर हमारा जो है वो tr जो है राउंड ट्रिप टाइम 1 माइक्रो सेकेंड अगर लग रहा है, सिग्नल को जाने में और आने में 1 माइक्रो सेकेंड लग रहा है, अगर हम उस फार्मूले में c × t डिले बाई 2 पे अगर हम इसको पुट करें तो हम देख सकते हैं कि रेंज हमारी 150 मीटर आ रही है। तो इसका मतलब अगर 1 माइक्रो सेकेंड में हमारा जो है वो जाने और आने में समय लग रहा है, तो आइडियल केस में हमारा जो रेंज है वो 150 मीटर निकल के आ रहा है। लेकिन चूँकि ये आइडियल केस है, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। रडार रेंज इक्वेशन, जिसको हम रडार रेंज इक्वेशन भी बोलते हैं और रेंज इक्वेशन भी बोलते हैं, और उसको रडार इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं। इट्स प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द रडार टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ टारगेट। ये हमको बताएगा कि टारगेट का प्रेजेंस है कि नहीं है, क्योंकि जब तक कि हमारा रिसीव सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होकर के आएगा नहीं, तब तक कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि किसी टारगेट पे हमारा सिग्नल हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हमारा सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल हिट हो करके वापस आता है, तभी हमें पता चलता है कि ये कोई टारगेट हमारा प्रेजेंस है। अब वो क्या है, उसका मोमेंट क्या है, वो अलग की बात है। इट इज़ यूज इन द रडार सिस्टम डिज़ाइन। अब चूँकि जब हम रडार इक्वेशन निकाल लेते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे पैरामीटर पता चल जाते हैं कि हमारा रेंज किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। उसको फिर हम उसी हिसाब से ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल, एंटीना, ये सबको डिज़ाइन करते हैं।
तो पूरे रडार सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन ज़रूर चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर पे किस में जो है वो डिपेंड करता है हमारा रेंज। रडार रेंज इक्वेशन रिलेट्स द टारगेट रेंज टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना एंड टारगेट एंड एनवायरनमेंट। चूँकि हमारा जो रेंज का इक्वेशन निकल के आएगा अभी हम देखेंगे, वो हमारे ट्रांसमीटर की कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है, रिसीवर के भी कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है, और उसके बाद फिर हमारा एंटीना जो है उसके पे भी, और एनवायरनमेंट पे भी, क्योंकि एनवायरनमेंट की वेदर कंडीशन क्या है तो और कहाँ पे क्या क्लाइमेट है। चूँकि हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होगी, कहीं पे फॉग कंडीशन होगा, कहीं पे रेनी का जो है सीज़न होगा। तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट हमारा पड़ता है। ये जो इक्वेशन हमारी निकल के आती है दैट इज़ फ्रॉम द फेराइस जो है ट्रांसमिशन इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने एक आइसोट्रॉपिक पॉइंट लिया है, क्योंकि हम अगर एंटीना को मान के चलें तो एंटीना इज़ अ कलेक्शन ऑफ द आइसोट्रॉपिक पॉइंट। आइसोट्रॉपिक जो हमारा रेडिएशन होता है वो स्फेरिकल होता है, दैट मीन्स चारों की तरफ हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अगर ये पॉइंट का पावर जो है वो पीटी है, एक पर्टिकुलर हमारा जो आइसोट्रॉपिक पॉइंट जो यूनिट हमारा है उससे अगर हम पीटी हमारा पावर जनरेट हो रहा है, और वो हमारा आर इज़ अ इमेजिनरी जो है वो स्फेयर है जिसका रेडियस है आर, तो वो हमारा आर डिस्टेंस पे अगर हमारा यहाँ पे पावर हम देखेंगे कितना ट्रांसमिट होगा, तो दैट इज़ नथिंग बट पीटी अपॉन 4πr²। तो ये स्फेरिकल जो जितना एरिया हमारा है वो उस यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इसका पूरे आर जो है स्फेयर में जो पावर ट्रांसमिट होगी दैट इज़ पीटी अपॉन 4πr²। अब यहाँ पे जो हमारा पी आइसोट्रॉपिक दैट मीन्स आइसोट्रॉपिक जो एंटीना का पॉइंट है वो कितना ट्रांसमिट कर रहा है दैट इज़ पीटी अपॉन 4πr²। ये सारे डायरेक्शन में हमारा करेगा, और इसका जो ये दैट इज़ नोन एज पावर डेंसिटी, दैट इज़ पावर जो है वो पर यूनिट एरिया है। तो अब ये जो पीटी है दैट इज़ अ पीक पावर, जो हमारा एंटीना का पीक पावर, जो पल्स का पीक पावर, जो पल्स हमारा जनरेट हो रहा है वो उसका पीक पावर क्या हो दैट इज़ अ पीटी। और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द टारगेट, कितना टारगेट का डिस्टेंस है, और 4πr² हमने सरफेस एरिया ऑफ इमेजिनरी स्फीयर हमने बताया कि आइसोट्रॉपिक है कि इमेजिनरी जो है वो स्फीयर बन जाता है। अब अगर हम आइसोट्रॉपिक ना करके के जो हमारा रडार का एंटीना है दैट इज़ अ डायरेक्शनल एंटीना या पैराबोलिक एंटीना, उस पैराबोलिक एंटीना से अगर हमको देखना हो कि क्या पावर जनरेट हो रही है, तो हमने पूरे जो है वो स्फेयर में हमारा जो पावर अब ट्रांसमिट हो रहा था, अब वो ना हो करके हमारा एक डायरेक्टिव डायरेक्शन पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो इस जो एंटीना डायरेक्टिव होगा उसका एक पर्टिकुलर गेन होगा दैट इज़ कॉल्ड जीटी या जी, जो भी आप मान लें। तो ये ट्रांसमीटर जो एंटीना है उसका पीटी और जी, जिसको हम जीटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट अगर यहाँ पे है, इस टारगेट का डिस्टेंस अगर आर है तो हमारा पीटी अपॉन 4πr² हमारा था आइसोट्रॉपिक पॉइंट का, उसमें हमारा गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा इस डायरेक्टिव जो एंटीना है उससे कितना पावर आर डिस्टेंस पे हमारा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी डायरेक्शनल जो इस रडार सिस्टम का हुआ दैट इज़ पी टी जी टी अपान, जिसको हमने बताया था पी टी जी कहिए चाहे जी टी कहिए, चूँकि ट्रांसमीटर हमारा एंटीना का, इसलिए हमने चूँकि वही एंटीना कभी रिसीविंग की तरह काम करता है कभी ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो पी डायरेक्शनल इज इक्वल टू पी टी जी टी अपान 4πr², और जी टी जो है वो डायरेक्शनल गेन ऑफ द एंटीना मेजर्ड इन द टारगेट डायरेक्शन पे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो है वो टारगेट से हमारा ये ट्रांसमिट हो गया, अब ट्रांसमिट होने के बाद टारगेट हमारा कितना बड़ा है, उसके कितने पर्टिकुलर एरिया पे हमारा वो सिग्नल जो है वो हिट कर रहा है। अब वो टारगेट का डायरेक्शन बताएगा कि टारगेट जो है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, या हमारा उसका जो है वो हेड जो है उसके सामने जो है सिग्नल टकरा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये भी मायने रखता है कि टारगेट का कितना जो है वो एरिया पे हमारा सिग्नल हिट कर रहा है। तो अगर हमारा जो है वो जो है सिग्नल जो हमारा वहाँ पे ए पार्ट ऑफ जो है सिग्नल है वही हमारा सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा, तो जितना हमारा सिग्नल उस पर रिफ्लेक्ट होगा, और बहुत सारे सिग्नल ऐसे होंगे कि जो हमारा टारगेट के इर्द गिर्द निकल जाएगा, वो हमारा नहीं जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारा जितना रिफ्लेक्टेड पावर होगा वो दैट इज़ ए डिपेंड ऑन द कि कितना एरिया क्रॉस सेक्शन का ले रहा है, तो दैट इज़ अ न्यू। तो न्यू इज़ द टारगेट रडार क्रॉस सेक्शन, द टारगेट EM साइज व्यूड बाय द रडार।
जो हमारा रडार है वो कितना साइज़ को वो डिटेक्ट कर रहा है टारगेट को, उतना साइज़ दैट इज़ नोन एज न्यू। तो अब हमारा जो पी टारगेट हमारा है उस अभी तो क्या था, डायरेक्शनल में हमारा एक डायरेक्शन पे पर्टिकुलर एरिया था, उस पे जितना भी हमारा आ रहा होगा उस सारे पे हमारी वो पावर ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन अब जब हमारे पर्टिकुलर हमारे सिर्फ टारगेट को हिट कर रहा है तो जो पावर होगी दैट इज़ पी टी जी टी अपन 4πr² इंटू न्यू। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि अब रिफ्लेक्टेड पावर फ्रॉम द जो है वो टारगेट क्या रिसीव हो रहा है वो हमको देखना है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा जो है वो एंटीना है। इस एंटीना का अगर हम मान लें कि आर डिस्टेंस है तो अगर ये आइसोट्रॉपिक पॉइंट है तो ये पूरा स्फीयर होगा। इससे जो पर्टिकुलर पावर जनरेट होगी दैट इज़ पी टी अपन 4πr²। अगर हमारा डायरेक्शनल, चूँकि हमारा एंटीना हमारा रडार सिस्टम में यूज़ होता है इसलिए पी टी जी टी अपन 4πr²। 4πr² इस पर्टिकुलर के कितने एरिया पे हिट करेगा दैट इज़ कॉल्ड न्यू। दैट्स वाई द पी टारगेट इज इक्वल टू पी टी जी टी न्यू अपन 4πr²। अब उसके बाद फिर यहाँ से फिर पावर जो है वो हमारा वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएगा। तो जैसे ये हमारा एज ए एंटीना काम कर रहा था वैसे यहाँ से भी ये रिफ्लेक्टर एक एज ए एंटीना काम करेगा। जो सिग्नल यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के उसको भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो पी टी जी टी न्यू अपन 4πr² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट फिर से वो एरिया आर का कवर करेगा। तो अब जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो सिग्नल आ रहा है दैट इज़ ए पी रिफ्लेक्टेड इज़ नथिंग बट पी टी टारगेट जो है हमारा अपान पी टी जी टी अपान 4πr² का होल स्क्वायर इंटू न्यू। अब हमारा ये देखेंगे कि जो है वो पावर जो रिसीव्ड हो रहा है वो कितना इफेक्टिव एपर्चर एरिया पे, जैसे हमारा एक तो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, फिर टारगेट के एक एरिया पे न्यू पे हिट हुआ, उसके बाद फिर उसने 4πr² जाने में भी जो है कवर किया और आने में भी 4πr² कवर किया। अब रिफ्लेक्टेड बाय एंटीना के कितने पर्टिकुलर एरिया पे जो वो हिट होगा दैट इज़ कॉल्ड एपर्चर एरिया, एपर्चर एरिया ऑफ द एंटीना, जिसको हमने वेव थ्योरी में और एंटीना जो है वो थ्योरी में हमने पढ़ा है कि एपर्चर एरिया इज़ नथिंग बट GR लैम्डा स्क्वायर अपान 4π। दैट मीन्स ये जो एपर्चर एरिया है वो रिफ्लेक्टेड एंटीना रिसीव्ड एंटीना का जो गेन है उस पर डिपेंड करता है और उसके फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ये अपर्चर एरिया इज़ नथिंग बट GR लैम्डा स्क्वायर अपन 4π। अब अगर हम इसको जो रिसीव्ड हमारा जो है वो अगर हम पावर की बात करें तो रिसीव्ड पावर हो जाएगी पी टी जी टी अपान 4πr² का हमारा ये वाला था ये पहले ये अब रिसीव्ड में क्या है पी रिफ्लेक्टेड जो हमारा आया है इंटू ए ई आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिसीव्ड पावर। अब हमारा ए ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम इस ए ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी जो इक्वेशन जो रिसीव्ड पावर की आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा रिसीव्ड पावर है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4। दैट मीन्स आर की पावर 4 के बराबर है। तो अगर हमें जो है वो रेंज को जस्ट डबल करना है, अगर हमको सिग्नल को जस्ट डबल करना है तो जो हमारा पावर है उसको 16 टाइम्स होना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो रिसीव्ड का जो है वो इक्वेशन हमारा निकल के आया। अब हम देखते हैं कि जो रडार इक्वेशन आई है उसमें हम फर्स्ट आर्डर जो है वो इक्वेशन को ही हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट आर्डर हमारा जो आया है उसी में मैक्सिमम पावर जो है वो रिसीव होती है। उसके बाद फिर और उसमें जो है सब जो है वो हमारे सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर उससे हम उसको हम इग्नोर करते हैं। अब चूँकि ये जो हमारा पावर आया है इसमें हमने कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन या किसी सिस्टम के लॉसेस को हमने इंक्लूड नहीं किया है। हम बगैर उस सारे लॉसेस या सारे इन्वायरमेंट या और भी हमारी जो वो है कंडीशंस उसको हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी हमको एक्चुअल में कितना पावर रिसीव हो रहा है वो हमको पता होगा। अब हमारी जो ये एक्यूरेट अगर हमको निकालना तो किस किस चीज़ पे हमारा इफ़ेक्ट करेगा, प्रोपोगेशन मीडियम हमारा क्या है उस पर डिपेंड करेगा, उसका पाथ कैसा है, क्या हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन है या हमारा जिगजैग मोशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर हमारे एटमॉस्फेरिक नॉइज़ क्या है वो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा वेदर का क्या कंडीशंस है। सिस्टम लॉस, हमारा जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है इसमें भी हमारे सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए हैं, उन सब में कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस होंगे, उसको हमको जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ओवरऑल कितना लॉस है उसको हमको देखना पड़ेगा कि कितना टोटल हमारा लॉस है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कितना हम इग्नोर कर सकते हैं।
थर्मल लॉस इंट्रोड्यूस विद इन द रडार, चूँकि अब रडार कंटिन्यूस काम कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ थर्मल लॉस भी होगा। सिग्नल प्रोसेसिंग लॉस होगा, क्योंकि सिग्नल में हमारी एम्पलीफाइंग भी हो रहा है, फिर उसके बाद सैम्पलिंग भी हो रहा है, बहुत सारे सिग्नल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, कुछ उसमें रिमूव किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा उसमें भी हमारे सिग्नल जो है लॉस होंगे, क्योंकि हमारे पास एक सिग्नल के साथ में हमारे पीक्स के साथ में बहुत सारे नॉइज़ भी जो है ऐड होते हैं। अदर लॉसेज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एंड एप्लीकेशन, हमारे कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है कि कौन कौन से लॉसेज और इंक्लूड हो सकते हैं। यहाँ से एक पिक्चर से हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ये लॉस अकर करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रियलिस्टिक अगर हम सिनारियो अगर हम देखें कि हमारा प्रोपगेशन मीडिया और इन्वायरमेंट क्या कहता है, तो हमारा ये एक रडार एंटीना है। रडार एंटीना से अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया है, रडार एंटीना से एक स्ट्रेट लाइन हमारा जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है। लेकिन अगर हमारा प्रोपगेशन मीडिया जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छी नहीं है, या ऑब्स्टेकल्स हैं, या हमारा फॉग है कंडीशन, या हमारे बहुत सारे जो है वो लाइटनिंग हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमारा सिग्नल जो है वो स्ट्रेट लाइन ना फॉलो कर करके हमारे टारगेट को जिगजैग मोशन पे वो हमारा जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट भी होता है और जिगजैग मोशन पे ही रिसीव भी होता है। इसलिए हमारा जो अभी हमने कैलकुलेशन किया दैट इज़ अ आइडियल कंडीशन, लेकिन हमारा चूँकि अगर हम इन्वायरमेंट की सारी कंडीशन या लॉसेस को लें तो हमारा कुछ इस तरीके से सिनारियो दिखाई पड़ रहा है जो कि हमारे आइडियल से कुछ डिफरेंट है। अब अगर हम ओवरऑल सारे नॉइज़ की बात करें कि अगर हम सारी चीज़ें, चाहे सिस्टम लॉस हो, चाहे आपका जो है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का हो, उस सब को हम अगर एक नॉइज़ नाम दे दें, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एंटीना पे सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट होने के बाद हमारा सिग्नल जो है इनपुट में आया और आउटपुट में जो निकल रहा है, तो दैट मीन्स एंटीना में क्या सिग्नल इनपुट हुआ और क्या सिग्नल आउटपुट हमें मिल रहा है, उन दोनों की कंडीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसी से हमको पता लगता है कि कितना लॉस हमारा सिग्नल का स्ट्रेंथ का हुआ है। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करें कि हम अगर सिस्टम नॉइज़ की बात करें कि ओवरऑल जो है वो अगर हम एट 290 डिग्री केल्विन पे हम इसको कैलकुलेट करें, तो सिस्टम नॉइज़ FN इज़ नथिंग बट सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इनपुट अपॉन सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आउटपुट। इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो सिग्नल टू नॉइज़ इनपुट मतलब SI अपन NI, सिग्नल पावर अपन नॉइज़ पावर, और S0 अपन N0, और उसके बाद हमने नॉइज़ को अलग कर लिया और सिग्नल को अलग कर लिया। तो दिस इज़ अ गेन कि हमारा आउटपुट गेन, आउटपुट अपन इनपुट पावर जो है वो हमको गेन बताएगा, और ये नॉइज़ का गेन है। तो हमारा N और S इंडिकेट्स द नॉइज़ एंड जो है वो सिग्नल, जो नॉइज़ सिग्नल बताएगा और ये सिग्नल की पावर बताएगा। अब हमारा जो ये इक्विवेलेंट हमारा NI है, दैट मीन्स जो इनपुट है वो NI इज़ नथिंग बट KTB, चूँकि हमारा जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो T इज़ द टेम्परेचर और B इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो B है दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द एंटीना। अब यहाँ पे हमने देखा कि चूँकि NI है वो KTB है, और हमारा अगर इस लास्ट इक्वेशन से हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FN जो है वो हम इस पे पुट कर रहे हैं NI की जगह, ये KTB जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और इसको हम मान ले रहे हैं कि दैट इज़ अ गेन। तो S0 अपन SI दैट इज़ अ गेन, तो गेन उधर चल गया, तो गेन इंटू FN और NI आ गया, और NI की वैल्यू हमारा KTB है वो पुट कर दिया। तो हमको आउटपुट नॉइज़ कितना हमको जनरेट हो रहा है, दैट इज़ AFN KTB, दैट मीन्स आउटपुट नॉइज़ डिपेंड ऑन द गेन एज वेल एज सिस्टम जो है वो नॉइज़ एंड टेम्परेचर एज वेल एज बैंडविड्थ, इतनी चीज़ पे हमारा डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम एक सिस्टम से देख सकते हैं कि हमारा अगर ये टावर है और इस टावर का एंटीना का एक पॉइंट ले लिया कि इस पे हमारा सिग्नल जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट SI है, NI है, और इसमें जो पावर और जो लॉसेस है वो हमने यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद इस पूरे ट्रांसमीटर और लोकल ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और इससे सारे से हमारा नॉइज़ सारी इंक्लूड हो करके उसमें फैक्टर A, B, T, FN सारा हमने जितने फैक्टर ऐड हो सकते थे सब ऐड किया। उसके बाद जो हमारा आउटपुट सिग्नल है दैट इज़ S0 N0। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सिनारियो कि जिसमें हमारा इनपुट नॉइज़ और पावर क्या है और आउटपुट नॉइज़ और आउटपुट पावर क्या है, उसको हमने कैलकुलेशन से नॉइज़ आउटपुट हमने निकाल दिया कि कितने किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो अगर हम एस नॉट की बात करें तो एस नॉट अपन एन आई, ये अगर हम यहाँ पे पुट करें तो दिस इज़ नथिंग बट जो पावर जो है वो दैट इज़ ए पी आर अपन एल। ये दिस इज़ द रिसीव्ड पावर जो हमने अभी कैलकुलेट किया है पी आर, और ये हमारा जो नॉइज़ अभी हमने कैलकुलेट किया है कि किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। अब जो पी आर की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाला था दैट इज़ पी टी जी टी या जी स्क्वायर, चूँकि हमने जी टी और जी आर दोनों का जी मान लिया, चूँकि सेम एंटीना है इसलिए गेन इज सेम, तो दैट इज़ कॉल्ड जी स्क्वायर। तो पी जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान 4 पाई क्यूब आर पावर 4 न्यू, ये हमारा जो है रिसीव्ड पावर था, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एस एन आर नॉट जो है वो हमारा निकल के आएगा पी टी जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर न्यू अपान 4 पाई क्यूब आर की पावर 4 एफ एंड के टी बी एल। दिस इज़ द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आउटपुट ऑफ द एंटीना। जो हमारा पावर रिसीव्ड हो रहा है उसमें कितना नॉइज़ हमारा ऐड होकर के आ रहा है। अब इस जो है वो रडार के अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। जो ट्रांसमिटिंग पावर है एफ नॉट दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जो मिनिमम रिसीव्ड पावर है जो है दैट इज़ अ पी आर गेन पे, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल एंड नॉइस पावर लेवल डिटरमाइन द डिटेक्शन परफॉर्मेंस जो हमारा एस एन आर आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हमको अपने रिसीविंग पावर को या रिसीविंग सिग्नल को अगर हमको अच्छा बनाना है तो अगर गुड रिसीवर तभी होगा जब हमारा एफ एन जो है वो लो होगा। दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम लॉस है वो सिस्टम लॉस कम से कम, सिस्टम नॉइस कम से कम होगा, उतना ही हमारा मैक्सिमम रिसीव्ड पावर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैरामीटर दिखाया गया कि अगर हमको कोई जो है वो रडार सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो रडार सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन पैरामीटर्स होने चाहिए। उस इक्वेशन जो अभी हमने निकाली है कि जो पावर की रिसीव्ड पावर की और एसएनआर जो है वो आउटपुट, उससे हमने देखा है कि जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हमारे पास निकल के आए हैं दैट इज़ एवरेज पावर दैट इज़ पीटी, एंटीना गेन जी, और वेवलेंथ लैम्डा दैट इज़ also is a frequency dependent component, सिस्टम नॉइस टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, और सिस्टम टोटल लॉसेस चाहे ट्रांसमीटर को जो इंस्ट्रूमेंट का है हमारा लॉसेस वो दैट इज़ कॉल्ड एल जिसको हमने दिया। इसमें कौन कौन से हमारे कंसिडरेशन में आएंगे, जैसे पीटी हमारा पीक पावर ट्रांसमीटर अवेलेबल ड्यूटी साइकिल, चूँकि हमारा जो पावर ट्रांसफर कितना ड्यूटी साइकिल है सिग्नल की उस पर डिपेंड करेगा, और हमारा जो उसका पीक पावर है। और एंटीना गेन क्या है दैट इज़ एपर्चर साइज़ और बीम विड्थ। अभी हमने दिखाया था आपको कि जो गेन है वो हमारा बीम विड्थ और एपर्चर एरिया पे डिपेंड करता है। लैम्डा इज़ कि हमारा उसका साइज़ क्या है एपर्चर साइज़, और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा है और रिसीव हो रहा है। सिस्टम नॉइस टेम्परेचर लो नॉइस फिगर बताएगा, और सिग्नल प्रोसेसिंग गेन इसको बारे में जो है सिस्टम नॉइस टेम्परेचर हमारा इफ़ेक्ट करता है। सिस्टम लॉसेस में हमने बताया कि जैसे ओमिक लॉसेस है, सिग्नल प्रोसेसिंग लॉसेस है, एटमॉस्फेरिक लॉसेस एंड क्लटर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हमारी इस सारी इसमें सिस्टम लॉस में की जा रही हैं। अब अगर हम बात करें कि जो है वो हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आउटपुट का निकल के आया था, यहाँ से आप देखते हैं ये वाला जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो और आउटपुट, इससे हम रेंज निकालना चाह रहे हैं, तो रेंज को हम इधर लेके जाएंगे और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आउटपुट को इधर लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि रेंज की हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है। तो अब देख रहे हैं कि रेंज की इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। तो R इज़ इक्वल्स टू जितना ये हमारा कंपोनेंट है दैट, चूँकि वो R की पावर 4 थी तो ये हमारी पावर 1/4 हो जाएगी। अब अगर हमको इसमें से देखना है कि हमारा रेंज किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे पता है कि आपको रडार का काम ही है कि हमारा डिटेक्ट करना और उसका रेंज पता करना। तो रेंज और उसके हमको दोनों चीज़ें पता करनी है। तो रेंज हमारी ट्रांसमिटेड पावर पे डिपेंड कर रहा है, एंटीना गेन पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा टारगेट है उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा जो सिस्टम का नॉइज़ है उस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद बैंडविड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, बीम विड्थ पे, और लॉसेस पे डिपेंड कर रहा है, और जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आउटपुट है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हमको आर मैक्सिमम चाहिए कि हमारा कोई सिग्नल अगर पीटी पावर का हमने जनरेट किया है
वो पीटी पावर का जनरेट होने के बाद ट्रांसमीटर पे हमारा रिसीव हो रहा है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहे हैं और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो बैक होकर के हमारे पास रिसीव हो रहा है सिग्नल। तो कितना मैक्सिमम हमारा रेंज कवर कर सकता है ये पर्टिकुलर पीटी पावर का, पीक पावर का जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, वो निकालने के लिए हम आर मैक्सिमम तब होगा जब हमारा ये सिग्नल टू नॉइज़ जो रेशियो है दैट शुड बी मिनिमम। ये जितना मिनिमम इसकी टॉलरेबल लिमिट हमारी अलाउ करेगी, जिससे हम सिग्नल को जो है वो निकाल सकते हैं कि हमारा जो है वो टारगेट को पता कर सकते हैं। तो वही वो टॉलरेबल जो हमारा सिग्नल रिसीव्ड हो रहा है, उस नॉइज़ को हम अवॉइड करते हुए जब हम इसको मिनिमम करेंगे तो हमें मैक्सिमम रेंज पता चलेगा। और यहाँ पे हम मैक्सिमम रेंज से हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये जो पावर है, ये पावर हमारा पीटी, तो अगर हमको आर को जस्ट डबल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको और सारे पैरामीटर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि चूँकि अब एक बार एटमॉस्फेयर जो है वो रहेगा, जो सिस्टम है वो सिस्टम रहेगा, थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट होगा तो होगा। अगर हमको आर मैक्स को अगर हमको जस्ट डबल करना है तो डबल करने के हमको पावर जो पीटी है उसको हमको जो है कितना करना पड़ेगा, जस्ट 16। तो रेंज को डबल करने के लिए पावर को 16 टाइम्स हमको ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम रेंज को बढ़ा पाएंगे। हमने देखा कि चूँकि रडार सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उसको हमको कंस्ट्रेंट में लेना पड़ेगा। हम सिर्फ आइडियल केस पे रडार सिस्टम को डिज़ाइन नहीं करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसके पैरामीटर्स, दैट मीन्स हमारा उसका गेन क्या है, उसका अपर्चर एरिया क्या है, और इसी पे ही हमारा डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, किस एटमॉस्फेयर में हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मिलिट्री पर्पज़ में भी यूज़ हो रहा है, एयर ट्रैफिक में भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और जो रिसीव हो रहा है वो कमर्शियल भी यूज़ हो रहा है, मिलिट्री पर्पज़ में भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमारा फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगी। जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ सिग्नल जो माइक्रोवेव्स की हम यूज़ करते हैं, और जो हम लोग अपने कमर्शियल में यूज़ करते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी बैंड को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि जो हमारा मैक्सिमम रेंज है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट भी है, इसलिए फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा हमारा सिग्नल कितना होगा। तो इस तरीके से हमने इस रडार सिस्टम में देखा कि क्या रडार सिस्टम होता है, कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कितने टाइप के होते हैं और क्या उसकी इक्वेशन है, क्या एप्लीकेशन है और वो इक्वेशन किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रडार सिस्टम, और ये हमारे रेफरेंसेस हैं जिसको हमने प्रेफर किया है। थैंक यू वेरी मच।